बॉलीवुड में हर महीने ज़ारा की कलेक्शन की तरह न्यू लॉट ऑफ नेपो किड्स आ जाते हैं। अब वो आकर कब गायब हो जाते हैं किसी को नाको कान खबर नहीं होती। इवन ये ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए खुद को जानबूझकर ग्राउंडेड दिखाते हैं, लंगड़ी मार मार के पूरे फीड की मार देते हैं। लेकिन आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे राइजिंग स्टार या एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने डेब्यू फिल्म से ही बॉलीवुड में अपनी पहचान खुद बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे अपनी पहली फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। 2014 में आई हीरोपंती जहाँ हिट होती है तो 2016 में आई बागी भी सुपर हिट चली जाती है। और जहाँ पूरा बॉलीवुड माल फूक के नशे में धुत दिखाई देता है तो वहीं ये बंदा सस्ते महंगे नशे करना तो छोड़ो, ये एक बिल्कुल ही टी टॉटलर निकलता है। मतलब दारू सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता और सिर्फ दारू ही नहीं, नॉनवेज तक नहीं खाता, लेट नाइट पार्टीज अवॉइड करता है, इवन हर मंडे को महादेव के लिए उपवास रखता है। फिटनेस एंड डिसिप्लिन ऐसा कि खुद बॉलीवुड के फिटनेस गुरु अक्षय कुमार उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं और उसे बॉलीवुड का ब्रूस ली तक बता देते हैं। मैं दिल से एक चीज मानता हूँ कि आई फील कि हमारे कंट्री के ब्रूस ली और जैकी चैन ये हैं। बिल्कुल है। अरे भाई किसके सामने बोल रहे हैं? अरे नहीं, आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं यार? He's a much better version than me. और वो अपनी इसी फिटनेस एंड डिसिप्लिन के दम पर फिल्मों में एज एन एक्टर आने से पहले आमिर खान जैसे स्टार को भी धूम 3 में गजब की फिजिक बनाने में मदद करता है। और आमिर खान से याद आया कि आमिर खुद कहते हैं कि सलमान एसआरके की तरह मेरे घर के बाहर कभी ऑडियंस की भीड़ नहीं लगी, लेकिन टाइगर के लिए मैंने जब भीड़ देखी तो मैं भी दंग रह गया। शाहरुख के घर के बाहर और सलमान के घर के बाहर भीड़ लगती है, आमिर के घर के बाहर भीड़ नहीं लगती है। एक दफा लगी थी, रह रहा था काटा रोड पे, हमारे जो जहाँ पे मैं नॉर्मली रहता हूँ वहाँ पे कुछ रिपेयर चल रहा था, तो कुछ 1-2 सालों 3 सालों के लिए 4 सालों के लिए मैं, किरण और मैं किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। बिल्डिंग में जैकी श्रॉफ भी रहते थे। तो एक दिन मैं लौटा और मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है गेट के बाहर। तो मैंने कहा यार चलो आखिर भीड़ मेरे लिए आई गई। तो मैं उतरा, बड़ा खुश था, मैं बोला यस फोटो। तो उन्होंने कहा पता लगा कि नहीं वो टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं। वो भीड़ मेरे लिए नहीं थी, वो टाइगर श्रॉफ के लिए थी। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज अप स्टार में हमने अब तक आपको काफी सारे स्टार्स की जर्नी डिटेल में बताई, लेकिन आज हम एक ऐसे एक्टर या स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जो एक एक्टर जैसा भी हो लेकिन रियल लाइफ में हम्बल एंड डाउन टू अर्थ इंसान है, जो अपने किसी भी फैंस को धक्के या गालियां देने के बजाय उनसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। इवन जब राम गोपाल वर्मा जैसा डायरेक्टर उसे ये कह देता है फिर भी टाइगर उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहता। इवन सरेआम एक रियलिटी शो में एसआरके टाइगर की फैमिली यानी उनके पापा एंड आंट को लेपर्ड कह के ट्रोल करते हैं, फिर भी यह बंदा उलट के उन्हें जवाब नहीं देता या अंडरवर्ल्ड में जिगरा यारा के नाम जैसा एक्सप्रेशंस भी नहीं देता। टाइगर श्रॉफ, हमारे टाइगर श्रॉफ अपने फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? Hi everybody, that's my dad, that's my aunt Panther, that's my dad Jackie, that's my great aunt Leopard. तो आज की वीडियो में हम टाइगर श्रॉफ की एंटायर जर्नी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स एंड डिटेल बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे टाइगर का रियल नाम टाइगर है ही नहीं। टाइगर श्रॉफ ने ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हासिल की है और 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट होना ही खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हम इस पे भी बात करेंगे कि स्टारडम के पीक पे जाने के बाद कैसे टाइगर श्रॉफ ने अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया। मतलब आप टाइगर श्रॉफ के फैन हो या पंखा, गीजर हो या मग्गा, आपको टाइगर श्रॉफ के बारे में इतना कुछ तो शायद ही पता होगा। आज एक ब्रिलियंट डांसर, एक्शन हीरो की तरह खुद को एस्टेब्लिश कर चुके टाइगर श्रॉफ या फिर जय हेमंत श्रॉफ वाज बोर्न इन 1990 और टाइगर श्रॉफ एक काफी फिल्मी फैमिली से होते हैं, जहां उनके पापा जैकी श्रॉफ को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनकी मां आयशा दत्त एक प्रोड्यूसर होती हैं। और आपको शायद ही पता होगा कि टाइगर श्रॉफ एक काफी मल्टी कल्चरल फैमिली से आते हैं, जहां उनके रूट्स टर्किश, गुजराती, बंगाली इवन बेल्जियन तक फैले हुए हैं। एक्चुअली टाइगर के नाना एयर मार्शल रंजन दत्त ने जहां एक बेल्जियन लेडी से शादी की होती है, तो वहीं टाइगर के दादाजी काकूलाल हरिलाल श्रॉफ जो कि गुजराती एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने एक टर्किश मुस्लिम लेडी से शादी की होती है। टाइगर के जन्म के बाद ही जब डायरेक्टर सुभाष घई जैकी श्रॉफ के घर आते हैं तो वो टाइगर के हाथों में 101 रुपए पकड़ा के कहते हैं कि ये रहा साइनिंग अमाउंट, मैं ही इसे एज एन एक्टर लॉन्च करूंगा। बट अभी तक सुभाष घई ने टाइगर के साथ कोई भी फिल्म नहीं करी और जैकी श्रॉफ भी पहली बार पूरी दुनिया के सामने टाइगर को लेके तब आते हैं जब 1990 में जैकी श्रॉफ को परिंदा मूवी के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिलता है। टाइगर श्रॉफ ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन हिज चाइल्डहुड ही वाज वेरी नॉटी एंड मिस्चीवियस और वो जिसको तिसको नोचते और दांतों से जोर से काट लेते थे, जिसकी वजह से घर वाले उन्हें टाइगर कह के बुलाने लगते हैं, जिसके बाद उनका निक नेम ही उनका सबसे फेमस नेम बन जाता है। भले ही आज टाइगर की नेटवर्थ 248 करोड़ हो, जो कि उनके पापा जैकी श्रॉफ के नेटवर्थ से भी ज्यादा है, लेकिन बचपन में एक टाइम ऐसा भी आया था जब इनकी फैमिली को भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था। दरअसल टाइगर की मां ने 2003 में बूम मूवी को प्रोड्यूस करा था। हाँ, ये वही मूवी थी जिसमें कटरीना और गुलशन ग्रोवर के साथ वो वाला सीन होता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, जीना तमान, जावेद जाफरी जैसे स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह से पिट जाती है और ऑनलाइन लीक्ड भी हो जाती है। 8 करोड़ में वही ये फिल्म 1 करोड़ के लगभग भी कलेक्शन नहीं कर पाती। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए टाइगर के पेरेंट्स ने मार्केट से पैसे भी उठाए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तगड़ा नुकसान होता है। 2000 के दौर में जैकी श्रॉफ को भी लीड रोल्स मिलने बंद
बंद हो गए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। टाइगर श्रॉफ ने खुद बताया होता है कि कंडीशन यहाँ तक आ गई होती है कि उन्हें उनके महंगे इंपोर्टेड फर्नीचर्स तक बेचने पड़ते हैं और 4 बेडरूम वाला बैंड्रा अपार्टमेंट भी बेचना पड़ता है। टाइगर बचपन से ही एंटर द ड्रैगन्स फिल्म से काफी इंस्पायर्ड होते हैं एंड ब्रूस ली के एक्शन सीन्स देखकर ही उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने का मन भी बनाया होता है। अब देखो, ब्रूस ली की फिल्में देखने के बाद वैसे तो सपना हर बच्चे का ही होता है, लेकिन हम ब्रूस ली को देखकर मार्शल आर्ट सीखे ना सीखे, हाँ हूँ ही जरूर करना सीख जाते हैं। इसके बाद जाकर ही टाइगर स्टडीड एट अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे। साथ ही साथ टाइगर ने ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हासिल करा और 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट होना ही खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि 17-18 ईयर्स की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है। और यही मार्शल आर्ट स्किल्स, फिजिक्स एंड हिज फैमिली कनेक्शंस के बदौलत टाइगर श्रॉफ को साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म ऑफर की हीरोपंती। दरअसल प्रोड्यूसर को भी ऐसा ही बिल्कुल एक नया फेस चाहिए था फॉर एक्शन मूवी जिसमें टाइगर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। 2014 में हीरोपंती रिलीज होती है और ये फिल्म पहले ही दिन 21 करोड़ का बिजनेस करती है। फिल्म का ओवरऑल बिजनेस 50 करोड़ से भी ज्यादा होता है और इसी मूवी के साथ लोगों का परसेप्शन भी टाइगर के लिए बदल जाता है और धीरे धीरे एज एन एक्टर उनका भी एक फैन बेस एस्टैब्लिश होने लग जाता है। लेकिन टाइगर श्रॉफ को उनके चाइल्डहुड में भी बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जाता था। लोग उन्हें उनके नेम एंड लुक्स के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते थे। टाइगर कहते हैं कि उनके लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। उन्हें भी लगने लगा था कि ऑडियंस उन्हें एज ए हीरो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अक्सर लोग उन्हें ये कह दिया करते थे कि ये हीरो है या हीरोइन, ये जैकी दादा का बेटा लगता ही नहीं। हीरोपंती के हिट होने के बावजूद लोगों ने टाइगर को ट्रोल करना बंद नहीं किया था। इवन उनका कंपैरिजन किसी एक्टर के बजाय करीना कपूर से किया जाने लगा था। फिर टाइगर श्रॉफ ने 2016 में फिर से बागी के टाइम पे साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में ही एक और फिल्म लेकर आते हैं बागी, और हीरोपंती की तरह इस फिल्म को भी शब्बीर खान ने ही डायरेक्ट किया होता है, जो कि तेलुगु फिल्म वर्षम की रीमेक होती है। और इसी फिल्म में टाइगर उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड श्रद्धा कपूर के साथ भी काम करते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होती है। 35 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 129 करोड़ का कलेक्शन करती है। फिल्म के गाने जैसे कि छम छम छम, सब तेरा, गेट रेडी टू फाइट, ये गाने वगैरह भी फिल्म के सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं। बट उसी साल एक और फिल्म आती है रेमो डिसूजा की फ्लाइंग जेट, जिसमें कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक मार्शल आर्ट टीचर के पास सुपर पावर्स आ जाते हैं और इसी फिल्म में पहली बार टाइगर जैकलिन के साथ भी काम करते हैं। टाइगर को एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि उनकी ऑडियंस काफी यंग है, जो ये इस तरह की सुपर हीरो वाली फिल्में जरूर से एक्सेप्ट करेगी। बट ऐसा होता नहीं, ये फिल्म कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाती है। 50 करोड़ के बजट पे बनी ये फिल्म 49 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाती है। That in mind, when my third film was about to release, I sort of prepped myself and talked myself into कि यार मेरी दूसरी फिल्म 12 करोड़ ओपनिंग मारी थी। That means I should at least get 15 crores opening on my third film, you know, because now I guess I'm a bigger star or whatever you can say. So that didn't happen really with me. Ulta, I got a slap across my face. That was a wake up call really. And इसके बाद 2017 में फिर से टाइगर कमबैक करने के लिए शब्बीर खान के साथ कोलैब करते हैं मुन्ना माइकल में, और ये उनका शब्बीर खान के साथ थर्ड कोलैब होता है। इस फिल्म को टाइगर श्रॉफ की स्ट्रेंथ लाइक डांसिंग एंड एक्शन को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। फिल्म की कहानी भी कहीं ना कहीं माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड होती है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रोनित रॉय जैसे कास्ट भी होते हैं। फिर भी ये फिल्म कुछ खास नहीं उखाड़ पाती। 41 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 47 करोड़ का कलेक्शन करके एवरेज फिल्म साबित होती है। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि टाइगर श्रॉफ जब भी मीडिया में आते हैं तो मीडिया के क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही चालाकी और हम्बल वे में देते हैं। और जब उनसे एक बार पूछा जाता है कि सलमान खान को टाइगर कहा जाता है, दूसरे टाइगर आप हो, तो आप ही बताओ कि असली टाइगर कौन है। तो टाइगर श्रॉफ उस क्वेश्चन में फंसने के बजाय मीडिया को काफी सही आंसर देते हैं। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। हम तो बिल्ली है उनके सामने, हम तो टाइगर कब है उनके सामने। पर किस्मत अच्छी है मेरी, like I said, you know that we got what did he say? Simba, yeah, you can say I'm Simba in front of him. बॉक्स ऑफिस के 2 चाटे खाने के बाद टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 में अहमद खान के साथ काम करते हैं और इस फिल्म को भी साजिद नाडियाडवाला ने ही प्रोड्यूस किया होता है। बागी 2 बॉक्स ऑफिस में फाड़ के रख देती है। 59 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 259 करोड़ का कलेक्शन करती है। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म की एडिटिंग के बीच में ही फिल्म के आउटपुट से इतने खुश होते हैं कि वो इस फिल्म के बीच में ही टाइगर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अहमद खान को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसी टाइम कहते हैं कि ये फिल्म तो पक्का ब्लॉकबस्टर जाएगी और इस फिल्म के पार्ट 3 भी मैं तुम दोनों के साथ ही बनाना चाहता हूँ। और यही वो फिल्म होती है जिसमें टाइगर श्रॉफ एंड प्रतीक बब्बर का जो एक चेस सीक्वेंस होता है ना, वो 1993 में आई SRK एंड सनी देओल की डर की चेस सीक्वेंस से इंस्पायर्ड होता है। और बागी 2 में ही जो वो दो हेलीकॉप्टर एक दूसरे के सामने उड़ते रहते हैं ना, उसमें टाइगर का जो जंप करने वाला स्टंट होता है वो टाइगर श्रॉफ ने खुद ही परफॉर्म किया होता है।
ताइक्वांडो, वुशु, कराई पट्टू जानने वाले टाइगर कभी भी किसी फिल्म में स्टंट खुद ही परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज टाइगर का मानना है कि अगर आप फिल्म में स्टंट डबल या बॉडी डबल यूज करते हो तो उन्हें पूरा क्रेडिट भी देना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं। इसीलिए तेलुगु फिल्म कृष्णम की रीमेक होने के बावजूद बागी 2 इतनी सक्सेसफुल हो पाती है बिकॉज ऑफ द फिल्म एग्जीक्यूशन एंड द हार्ड वर्क ऑफ टाइगर श्रॉफ। 2019 के टाइम पे टाइगर श्रॉफ को एक और फ्रेंचाइज फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम करने का मौका मिलता है और नेपो किड्स के माई बाप करण जौहर फाइनली उन्हें इस फिल्म के लिए बुला ही लेते हैं। इसी फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतारिया, अनन्या पांडे, आदित्य सील वगैरह काम करते हैं। पुनीत मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी है फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, लेकिन अंडरवेल्डिंग रिस्पांस के बावजूद करण जौहर इस फिल्म को हिट बता देते हैं। दूसरी तरफ ऑडियंस कंफ्यूज होकर बैठी होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैंपस कॉमेडी फिल्म है, स्पोर्ट्स ड्रामा है या फिर कुछ और बैक टू बैक 3 फ्लॉप फिल्में ठोकने के बाद टाइगर की भी हालत खराब होने लगती है और यही वो टाइम होता है जब टाइगर भी डिस्परेशन में जाने लगते हैं, मेरा मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ का कहना होता है कि वो फिल्मों में हमेशा अपना 100% देते हैं, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं है। बॉलीवुड में भी वो बस 1 या 2 लोगों को ही अपना फ्रेंड कह सकते हैं। ऐसे में फिल्मों का बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पे फेल होना काफी शॉकिंग होता है। तो टाइगर कहते हैं कि इन फ्लॉप फिल्मों की वजह से वो इमोशनल ईटिंग के हैबिट में भी कुछ भी खा रहे होते हैं। लेकिन 2019 वो ईयर होता है जब टाइगर को उसके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिलती है और सीधा अपने आइडल के साथ काम करने का मौका भी। सच कहूँगा मेरी फटी पड़ी थी शुरू में, क्योंकि एक तो मैं ऋतिक रोशन के सामने मतलब कोशिश कर रहा हूँ खड़े होने के लिए, बट यू नो फॉर मी इट वाज अ ह्यूज चैलेंज बिकॉज आई एम हिज बिगेस्ट फैन, बिगर देन ऑल ऑफ यू गाइस। और आपको शायद ही पता होगा कि वॉर मूवी के टाइम पे ऋतिक रोशन ने भी यही कंडीशन रखी थी कि अगर टाइगर ऑन बोर्ड होगा तभी वो इस फिल्म में काम करेंगे। टाइगर श्रॉफ के लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था, जहां उन्हें इतने कम टाइम में ही सीधा अपने आइडल के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। टेल मी वो 5 वजहें टाइगर जिसकी वजह से आपने वॉर के लिए इंस्टेंटली यस कर दिया। My character, Okay. Hrithik Roshan, the script, the banner, and the director. दरअसल सुपर 30 की शूटिंग निपटाने के बाद ऋतिक सुस्त पड़ गए थे, इसलिए वो वॉर मूवी में एक तगड़े कॉम्पिटिटर की तलाश में थे जो सेट पे डांस हो या एक्शन उन्हें दोनों चीजों में तगड़ी टक्कर दे सके। दूसरी बात ये भी थी कि टाइगर श्रॉफ ने पब्लिकली कई बार कहा था कि ऋतिक इज हिज आइडल, तो इस तरह का कोलैब ऑडियंस के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था। इसलिए ऋतिक चाहते थे कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को ही कास्ट किया जाए। सिड आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 170 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और ये उस टाइम पे स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है और 475 करोड़ का कलेक्शन करती है। अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन कोरियोग्राफी, इंटरनेशनल लोकेशंस, और भाई इंटरनेशनल लोकेशंस का मतलब यहाँ 7 डिफरेंट कंट्रीज में फिल्म को शूट किया जाता है। अराउंड 15 सिटीज में इसकी शूटिंग होती है। फिर स्टंट डिजाइन, 2 एक्शन हीरोज के साथ में होना पब्लिक को एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर एक्सपीरियंस देती है। टाइगर श्रॉफ का ऐसा होता है ना कि वो हमेशा से उनको फिल्मों में ही आना होता है, इसलिए उन्होंने 2019 में फौजी नाम की एक टीवी सीरियल को भी डिनाई कर दिया होता है और वॉर ही वो फिल्म होती है जिसे टाइगर की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। और इस फिल्म के बाद ही कहीं ना कहीं वो स्टार वाला पर्सोना कुछ टाइम के लिए टाइगर को मिलता है। लेकिन इसी टाइम पे एक मस्त स्क्रिप्ट चूज करके और भी बेहतर न्यू फिल्मों में काम करने के बजाय टाइगर अपनी ही फ्रेंचाइज फिल्मों का सहारा लेते हैं। जैसे कि 2020 में बागी 3 आती है तो 2022 में हीरोपंती 2, और जैसा कि साजिद नाडियाडवाला ने कहा था कि बागी 3 में वो टाइगर श्रॉफ एंड डायरेक्टर अहमद खान के साथ ही काम करेंगे, तो वो अपने फैसले पे कायम रहते हैं। स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 137 करोड़ का कलेक्शन करती है और ये 2020 की बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी होती है। लेकिन इसके बाद जब 2022 में टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का सीक्वल आता है तो इस फिल्म को भी अहमद खान ही डायरेक्ट करते हैं। लेकिन ये फिल्म 2022 की बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक साबित होती है। टाइगर श्रॉफ को उनकी एक्टिंग की वजह से जमकर ट्रोल किया जाता है। पब्लिक एक ही बात कहती है कि अरे यार थोड़ी सी मेहनत कर लेता, क्या ही बकवास फिल्म थी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हीरोपंती 2 के बाद आती है 2023 में गणपत, और ये टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक होती है। इसे अराउंड 200 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन पता है कितना होता है? सिर्फ 9.75 करोड़। मतलब ये एक महा डिजास्टर फिल्म होती है। और इसी फिल्म के बाद से टाइगर श्रॉफ को बहुत ही गंदा ट्रोल किया जाने लगता है। इस फिल्म में स्टोरी का कोई अता पता ही नहीं होता है। मतलब क्या सोच के मेकर्स ने इस फिल्म को 200 करोड़ फूक दिए होते हैं, वो किसी को आज तक समझ में नहीं आया। और गणपत के बाद ही टाइगर को बॉलीवुड से दरकिनारे करना शुरू कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर्स उन पे पैसे लगाने से डरने लगते हैं। फिर भी 2024 में टाइगर एक बार फिर से बॉलीवुड के एक और सबसे बड़े एक्शन हीरो यानी अक्की के साथ गणपत से भी बिग बजट फिल्म BMCM लेके आते हैं। इस फिल्म को लेके एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी ही होती है कि भाई दिस इज गोना बी द अनदर हिट लाइक वॉर, इसीलिए इस पे 350 करोड़ तक के बजट फूक दी जाती है। अली अब्बास जैसे डायरेक्टर को पकड़ के लाया जाता है जिसने सलमान खान को भारत एंड टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में दी होती है। 2024 में ईद पे आने के लिए अक्षय कुमार सलमान से भी बात कर चुके होते हैं,
लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद घंटा ना कुछ फायदा होता है और BMCM गणपत से भी बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित होती है। अब देखो टाइगर श्रॉफ को लेकर प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये होता है कि नो डाउट ही लैक्स इन एक्टिंग स्किल्स, बट जनरली इंडिया में आज भी स्टार वॉरशिप चलती है जहाँ स्टार्स को एक्टिंग ठीक ठाक ना भी आए फिर भी उनका स्लोमो एंट्री, डायलॉग, स्वैग वगैरह से काम चल जाता है। टाइगर के केस में वैसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात यह कि टाइगर श्रॉफ के स्ट्रेंथ होते हैं उनकी डांसिंग एंड एक्शंस, बट अगर आप नोटिस करोगे तो वॉर को छोड़कर बागी फ्रेंचाइज, हीरोपंती या फिर कोई भी दूसरी फिल्म उठा के देख लो, टाइगर श्रॉफ हमेशा एक ही तरह के एक्शन करते नजर आते हैं। वही हर फिल्म में घुमा के किक मारना, सेम स्विंग जंप्स, बैक फ्लिप करना, फेशियल एक्सप्रेशंस के नाम पे सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं यही कह देना। वैसे भी बॉलीवुड में प्योरेस्ट एक्शन जॉनर की फिल्में करने वाले न्यू जेन एक्टर्स के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, जैसे कि विद्युत जामवाल, जॉन अब्राहम वगैरह को ही देख लो। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ट्रोल टाइगर श्रॉफ को ही किया जाता है, जिसका पहला रीजन ये होता है कि टाइगर को इतने सारे फ्लॉप्स के बावजूद इतनी हाई बजट फिल्म में मिल कैसे जाती है। दूसरी बात यह कि यह बंदा अपने एक्टिंग स्किल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। सिर्फ सिक्स पैक्स, डोले सोले दिखाने से अगर काम चल जाता तो सारे बॉडी बिल्डर आज बॉलीवुड में सुपरस्टार्स होते हैं। वहीं टाइगर के आइडल ऋतिक की बात करें तो उन्होंने अपनी हर फिल्म को अपने सिक्स पैक्स, डोले सोले, डांस के बदौलत हिट कराने की कोशिश कभी नहीं की। ऋतिक के पूरे करियर में आपको भर भर के वर्सेटैलिटी देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कोई मिल गया में स्पेशली एबल्ड चाइल्ड का कैरेक्टर प्ले करना हो या फिर जोधा अकबर जैसे हिस्टोरिकल फिल्म या फिर गुजारिश जैसी बिल्कुल ही हट के फिल्म। तो उसके अलावा एक बिहारी मैथमेटिशियन इन सुपर 30, इवन अपने करियर के शुरुआत में भी उन्होंने लक्ष्य जैसी फिल्म दी थी। खैर मैं किससे कंपेयर करने लग गया। देखो जब टाइगर ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी ना फ्रॉम हीरोपंती, तो यंग फीमेल फैंस में काफी बज क्रिएट हुआ था। लेकिन वही एक तरह की एक्शन जॉनर, सेम फॉर्मेट की फिल्में करने की वजह से आज टाइगर श्रॉफ के पास फैन बेस तो है, लेकिन किसी सुपरस्टार्स लाइक सलमान खान वगैरह वाला स्टारडम उनके पास नहीं है, जिससे कि उनकी ऑडियंस सिर्फ टाइगर को देखने के लिए थिएटर पहुंच जाए। और टाइगर श्रॉफ इसीलिए आजकल फिल्मों से ज्यादा मीम्स वर्ल्ड में थोड़े ज्यादा ही पॉपुलर दिखते हैं, फिर चाहे वो छोटी बच्ची वाली मीम हो या फिर ये अलीशा बोली श्रद्धा के सामने तो पाद दिया। अरे नहीं पादा यार, everything I farted. What? Yeah, I sat on. We were playing some game where you sit on the horn. तो मैं कुछ जीत के वो बैठ गया उस पे और ऐसा बात का आवाज आया। तो देखो टाइगर श्रॉफ अपने जनरेशन का पहला ऐसा एक्टर था जिसने खुद की बदौलत ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, इवन बिफोर रणवीर सिंह। ही वाज द थर्ड एक्टर टू गिव 25 करोड़ ओपनिंग ऑन नॉन हॉलीडेज विद बागी 2। मतलब सीधी सी बात है कि उस टाइम पर टाइगर ने अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग क्रिएट की थी, स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स। लेकिन आज हालत ऐसी है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टाइगर को अपनी फीस 70% तक रिड्यूस करने को कह रहे हैं। इसके अलावा उनकी बिग बजट फिल्में भी सेल्फ हो जा रही है, जैसे कि रैम्बो, जिसे जियो स्टूडियोज वाले प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट ऑफ मनी ऑन टाइगर। और इन प्रोडक्शन कंपनीज की बात भी सही है क्योंकि टाइगर की 11 में से 6 फिल्में फ्लॉप गई हैं। और भाई बागी 4 को लेकर भी मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इसे एनिमल की पैरोडी फिल्म भी बता रहे हैं। तो भाई ये थी टाइगर श्रॉफ की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग तो कुछ है ही नहीं, पूरा कैलेंडर खाली पड़ा है। हाँ, आपसे एक सवाल जरूर रहेगा कि आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ जैसा बंदा कभी बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो सकता है? इफ यस देन प्लीज मेंशन 3 रीजंस एंड इफ नो देन आल्सो प्लीज मेंशन 3 रीजंस। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।